Okay, now. Perfect. Perfect. Bal? What about hair? No, all right. Good. Look at. नहीं, बाद में पता चला कि ये तो स्पाइकी हेयर है। तो मैं संस्कृत की पुत्री हूँ, मैं भारत की रीढ़ की अस्थि हूँ, मैं 33 हूँ, मैं हिंदी हूँ। यक्कू मेरी माई, यक्कू दूध पीऊंगा माई। वीर रस में है तो यक्कू, रौद्र में है तो यक्कू। कोई लोकल पानी ना पी ले, सबको बिस्लेरी ही पीना है। यहाँ क्या था, यहाँ लोग बिस्लेरी से नहाते थे। अगर पानी सूट नहीं किया और अगर वो बीमार पड़ गया तो पूरा वो डिपार्टमेंट हिल जाएगा। मुझे भी लगा कि जब रोल मिल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो अखिलेश मिश्रा, जल्दी रोल पकड़ो। नमस्कार दोस्तों, हम देसी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। खास इसलिए कि उन्होंने जिन जिन किरदार को निभाया वो किरदार जीवंत हो गए। चाहे हम बात करें सरफरोश का मिर्ची सेठ हो, या लगान का वो अर्जन हो, या उन्होंने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से निभाया, उसे देखकर न केवल दर्शक उस सिनेमा हॉल में भाव विभोर हो गए, बल्कि जिन जिन ने उस फिल्म को टीवी पर देखा वे भी चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी से रूबरू हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सिनेमा के जाने माने अभिनेता अखिलेश मिश्र जी की, जो अभिनेता होने के साथ कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और आज हमारे साथ इस हम देसी पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अखिलेश जी, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आश्वस्त हूँ। क्या बात है। जिस तरीके से आपको फिल्मों में देखते हैं और अलग अलग किरदार निभाते हुए, बिल्कुल एक एनर्जी के साथ, वही एनर्जी ऊर्जा आपके साथ बैठकर हमें भी महसूस हो रही है। तो सर, जैसा कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार आपकी जन्मभूमि है, वहाँ से निकलकर कहते हैं कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रभावित होता है किसी न किसी व्यक्तित्व से। और जैसा आपके बारे में हमने जितना जाना है कि आप अमिताभ बच्चन जी की ज़िंदगी से बड़े प्रभावित रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में उनका बड़ा एक प्रभाव रहा है। तो किस तरह अमित जी की ज़िंदगी में आपका प्रभाव रहा, और आपका बचपन की किस तरह दीवानगी रही, और किस तरह आप सिनेमा हॉल तक पहुँचे और उनसे मिलने का जो आपका अनुभव? नहीं, अमिताभ बच्चन की जिंदगी से मैं प्रभावित नहीं रहा जी। मैं उनकी जिंदगी को थोड़ी जानता हूँ। जी। हाँ, उनकी फिल्मों से मैं प्रभावित रहा। और चूंकि हम जब बड़े हो रहे थे, स्कूल से कॉलेज में जा रहे थे, और उनकी फिल्में आनी शुरू हो गई थी, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फिल्में आया करती थी, और हम लोग फिल्म देखने का चस्का हमें लग चुका था। हमारा ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लड़कों का लग चुका था, और स्कूल में भी जो दोस्त थे उनका भी लग चुका था। और वो फिल्में हम जाके देखते थे। और हालांकि उस जमाने में फिल्म देखना भी मना था कि फिल्म आप नहीं देख सकते। फिल्म देखने के बाद आपकी पिटाई बहुत होती थी घर पे। और विशेषकर आप अगर छोटे हैं, जैसे मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा, 6ठा नंबर था, तो जो भी आता था उधर से 2 थप्पड़ मारना था। तो वो होता था कि बड़ा बहुत फिल्मवासल बा भोजपुरी में। हाँ, बहुत फिल्मवासल बा, मतलब बहुत फिल्म दिखाता एक घड़ी। हाँ, चसक गईल बा, मतलब बिगड़ गया है लड़का और बहुत फिल्म देख रहा है, बहुत फिल्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती थी। अब तो माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करके फिल्म में, सिनेमा में और नृत्य में भेज रहे हैं, लेकिन तब सिनेमा देखना भी अलाउ नहीं था, नाटक करना अलाउ नहीं था, बुरा माना जाता था। वो एक समाज में उस तरह का ध्येय रहा है और हमारे वक्त में था। लेकिन अमिताभ बच्चन से चूंकि इतने प्रभावित थे हम लोग कि उनकी फिल्में देखना बड़ा आवश्यक था। वो जो कपड़े पहन रहे हैं, उस तरह का कपड़ा, पता चला कि जो बेल बॉटम है वो 36 बॉटम है, 38 बॉटम है, 42 तक बॉटम है उसका। तो उस तरह का बेल बॉटम तो घर वाले अलाउ करेंगे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 32 उसका नीचे का बॉटम हो सकता है, या उसको मोहरी कहते हैं, और या 34 हो सकता है। 36 और 40 मतलब बवाल है। तो लेकिन ये होता था कि बच्चन साहब कोई शर्ट पहन लिए किसी फिल्म में, जैसे नटवरलाल फिल्म आई
तो रेड शर्ट ब्लैक पैंट पहना था उन्होंने। अब रेड शर्ट कहाँ से सिलवाएं हम लोग, तो रेड शर्ट घर में अब सिलवा के मिलेगा नहीं, तो पता चला कि मोहल्ले के लड़के मिलके अपना रेड शर्ट सिलवाया जा रहा है। सबका साइज एक ही हुआ करता था, तो सब आदान प्रदान कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पहन रहे हैं शर्ट, और अपने आप को बाल वैसे ही रखा हुआ, वैसे ही कटिंग बाल का कान के ऊपर, हाँ साइड लॉक के साथ, साइड लॉक ना भी हो, बाल का साइड लॉक बना हुआ है, बाल बड़े हुए और एकदम अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, और मतलब लगता था कि हम अमिताभ बच्चन है उस तरह से। कस्में वादे आई तो चेक्स का शर्ट, चेक्स का कोट पहना हुआ है, कोट में चेक्स है, तो वो उस तरह का वो मोहल्ले के लड़के मिलके सिलवा रहे हैं। तो ये काला पत्थर फिल्म आई तो एक शत्रुघ्न सिन्हा का गैंग, एक अमिताभ बच्चन का गैंग, अब किसने किसको कितना फाइट मारा, तो शत्रुघ्न ढेर मरला खा ना अमिताभ ढेर मरले बा ना शत्रुघ्न, तो दोनों गैंग में मारपीट हो जाता था कि नहीं, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का फैन और अमिताभ बच्चन का फैन। तो फिर पता चलता कि डिसीजन ऐसा होता था कि रुक जाओ कल चलते हैं फिर से एक बार देखते हैं और गिनती करते हैं। तो एक आदमी गिनती करता था, ये एक आदमी गिनती, अमिताभ ने कितना मारा, शत्रु ने कितना मारा, मतलब हम लोग अमिताभ शत्रु कहते हैं, अमिताभवा शत्रुघ्न, तो इस तरह से होता था भोजपुरी में। तो वो गिनती होता था, फिर भी उसमें होता था कि नहीं वो ज्यादा मारा, वो ज्यादा मारा। तो इस तरह की चीजें होती रहती थी। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, अमिताभ बच्चन का ये, और मेरे साथ तो ये होता था कि जैसे कि अमिताभ बच्चन की फिल्म है, अब ललक रहा हूं मैं, देखूं कब जाके, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है, क्या करूं मैं, ऐसा कुछ होगा। और फिल्म हम जाके देखते थे। फिल्म देखने के बाद ये होता था कि थिएटर से, टॉकीज से निकलने के बाद जी घर तक, तो जितने देवी देवता को आप जानते हैं, जिनके नाम जानते हैं, सबको गोहराते हुए आ रहे हैं, सबका आवाहन करते हुए आ रहे हैं कि हे भोलेनाथ आज बचा लिया, ये ब्रह्मा जी आज बचा लिया, विष्णु जी आज आए, कृष्ण जी आज, ये राम जी आज, ये बजरंगबली, माँ भगवती, माँ दुर्गे, माँ काली, माँ लक्ष्मी, गणेश, सबका नाम लेके कि आज बचा लीजिएगा। और बातचीत चल रही है भगवान से कि आप बताइए अगर ये फिल्म मैं आज नहीं देखता तो ये कितना कुछ छूट जाता, इसमें कितना अच्छा डायलॉग डिलीवरी है, कितनी अच्छी कहानी है, कितना अच्छा है परफॉर्मेंस है। तो ये बातचीत चल रही है आपस में ही, भगवान से बातचीत चल रही है, रास्ते में चल रहे हैं, और आज बचा लीजिएगा, बस आज पिटाने से बचा लीजिएगा। अब पता चला कि आप जो है सो घर पहुंचे तो कोई है ही नहीं बरामदे में, बाहर चबूतरे पे कोई बैठा ही नहीं, कोई है ही नहीं घर पे, तो सीधे घर में घुस गए। घर में आप जाके एकदम पहले एकदम मतलब हाथ पैर धो धा के एकदम बढ़िया से अपना बैठ गए पढ़ने। अब जल्दी पढ़ना बैठना भी कोई देखेगा तो डाउट करेगा कि क्या बात है कि आज जल्दी बैठा। ये भी डाउटफुल है कि आज जल्दी बैठा है पढ़ने, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो पता चला कि वो भैया आ गए, वो भैया आ गए, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, बड़ा मजा आ गया, आज बच गया मैं। लेकिन पता चला 3 दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब का कोई दोस्त मिल गया और वो कह रहा है, अरे तारा छोटका भैया के देखनी वो दिन फिल्म में, वो तो एक खूब फिल्म देखा था, हर बार टकरा जाता, मतलब तुम्हारे छोटे भाई को देखा हर बार वो किसी न किसी फिल्म में मुझे टकरा जाता है, रहता है वो। अच्छा, पहले संस्कार ऐसा था कि बड़े भाई के दोस्तों को भी हम लोग भैया बोलते थे, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम चाचा, मतलब उस तरह से बातें होती थी। तो बहन मिल जाए अगर किसी बड़े भाई के दोस्त की या हमारे दोस्त के किसी कोई बड़ी बहन, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, ये संस्कार एक समाज में था जो आज लुप्त हो चुका है, आज गायब है, इस तरह का संस्कार है ही नहीं। तो भैया के दोस्त ने कह दिया, कहा कौन? सब तू शहरों में, छोटे शहरों में आपके परिवार का मतलब, और जो दोस्त सभी आपके परिवार के सारे मेंबर को नाम से जानते हैं, भाइयों को, बहनों को, सबको घर आना जाना भी है, तो उस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। तो वो बड़े भाई साहब आए, आवाज लगाई, मतलब अब तो तूफान आने वाला है। आवाज उन बस सुनते ही, बस उसके बाद पिटाई शुरू, जो आ रहा है पता है, उसके बाद उससे उनसे छोटे छोटे जो भाई हैं, मतलब हमसे बड़े, वो भी आके 2 थप्पड़, ना 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 देखो ना देखो ना देखो, चल रहा है। लेकिन फिर चूंकि फिल्म देखना है, बिल्कुल, तो फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म आ गई।
हैं, तब पता चला, फिर देख लिया हमने। तो वो ये एक सिलसिला अमिताभ बच्चन को लेके, मतलब हमारी जो पीढ़ी थी जी, वो अमिताभ बच्चन को देखते हुए जी, विशेषकर मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैं अमिताभ बच्चन को देखते हुए और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते हुए बड़ा हुआ। क्या बात है। और ये बात मैंने बच्चन साहब को, अमित जी को भी बताई कि मैं आपको देखते हुए और बाबूजी को पढ़ते हुए बड़ा हुआ। तो ये एक अद्भुत रहा, मैंने एकदम था कि पहला दिन स्टूडेंट कंसेशन का पहला टिकट लेना है, आई कार्ड को और ₹1.70 का मुट्ठी बना के एकदम धक्का करते हुए और निकले वहां से, तो पूरा हाथ छिला हुआ है, ब्लड निकल रहा है। तो इस तरह से दीवानी, हाँ, टिकट लिए। और टिकट लेना मतलब यू आर द विनर नाउ, मतलब मैं फिल्म देखूंगा, मैं मतलब वो ढंग था, वो स्टाइल था, फिल्म देखने का जुनून, सिनेमा। मतलब ये नहीं कि पॉकेट में आज मोबाइल है या घर में आ गया, अब तो एप्स आ गए, OTT आ गया, टेलीविजन चैनल्स तो है ही है कि फिल्म उस पे लोग देख रहे हैं ना। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का जो एक आनंद है कि पहले सिनेमा हॉल के पहले फिल्म कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखा देंगे, कुछ फिल्म डिवीजन का कुछ दिखा देंगे, कुछ ट्रेलर दिखाएंगे आने वाली फिल्मों का, और वो भी देख रहे हैं कि अच्छा इस फिल्म में ट्रेलर में ये दिखाया है, इसने ये डायलॉग मारा है, ये फिल्म ऐसी होगी, ये फिल्म जरूर देखूंगा, वो सब मार्किंग चल रहा है। उसके बाद फिल्म शुरू हुई, मतलब और फिल्म लाइटें बुझी और फिल्म, तालियां बज रही, ये हो रही है, चवन्नियां अठन्नियां उछल रही हैं, उछालने वाले फ्रंट बेंचर जो बैठे हुए हैं आगे, और वो चल रहा है, सीटियां बज रही हैं और फिल्म का वो लुत्फ एक साथ। अगर तालियां बज रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो पूरा का पूरा, अगर 1000 लोगों का थिएटर है तो 1000 लोग चिल्ला रहे हैं फिल्म का, ये एक मैडनेस हुआ करता था। बिल्कुल पागलपन था, पागलपन, मतलब पोस्टर को लेकर और उसको लेकर पहला दिन पहला शो, और वो पहला दिन पहला शो, और उस तरह से तो वो बच्चन साहब, मतलब मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी जी और मेरे पहले की भी पीढ़ी और मेरे बाद की पीढ़ी, ये 3 पीढ़ियों का मैं गारंटी लेता हूं, और मैं कह सकता हूं कि ये अमिताभ बच्चन से कहीं ना कहीं प्रेरित होके ही ये लोग फिल्म्स में आए हैं। और अगर वो कोई कहता है कि नहीं 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 मैं अमिताभ बच्चन को देख के नहीं आया हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही बात। ये एक क्रेज था, एक ऑरा था, और ये प्रभाव था, सिनेमा का प्रभाव। ये है सिनेमा का प्रभाव। बिल्कुल, अगर उसमें अगर अच्छी बात बताई जाती है फिल्म में, तो उसका भी असर पड़ता था। बिल्कुल, इसलिए सिनेमा का प्रभाव, सिनेमा का जिसने आविष्कार किया होगा उसने यही समझा होगा कि सिनेमा को आगे समाज जो है बिल्कुल वो कैसे प्रयोग करेगा अच्छी बातों के लिए, अच्छे कामों के लिए। लेकिन आज सिनेमा कैसे बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं वो जग जाहिर है। बिल्कुल, जैसे एक्सन जी आपने बताया कि अमिताभ बच्चन को देखते देखते आप बड़े हो रहे थे, और वो प्रभाव रहा कि जो एक अभिनेता से इतना मुतासिर, इंस्पायर हुए कि आपने भी सिनेमा में आने का एक मन बना लिया। तो जैसे आपने जिक्र किया कि आप अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो इनसे पहली कब मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन जी से, या कैसा वाकया था इस तरह? हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, मुंबई से आया मेरा दोस्त अभिषेक बच्चन उसमें हीरो थे। जी। और ये बात है लगान के बाद की, 2002 एंड की बात है, जी दिसंबर की। जी। और नई न्यू ईयर आने वाला था, और अभिषेक का पहला एक बड़ा शेड्यूल था, और जिसमें वो न्यू ईयर पे भी बाहर रहने वाले हैं। जी। तो जैसलमेर में शूटिंग चल रही थी, तो अमित जी, जया जी, ये लोग आ गए थे, अमर सिंह भी साथ में थे, तो लोग आ गए थे। और हर रोज शाम को शूटिंग के बाद एक गैदरिंग होता था सारे एक्टर्स का, और HOD जो टेक्नीशियन है सब, तो गैदरिंग होता था, तो कुछ सब गाने वाने कुछ सुनाते थे। तो अभिषेक ने एक दिन पोएट्री सुनाई, मेरी दादाजी की पोएट्री है, कविता है, मैं सुनाऊंगा। तो अभिषेक ने सुनाई, तो एक मैंने भी सुना दी। अरे वाह, कौन सी? तो मैंने भी सुना, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने भी एक सुनाई, तो बहुत सारी चीजें याद है। तो फिर अभिषेक ने एक और सुना दी, तो फिर मैंने एक और सुना दी। तो अप्पू, जो अपूर्वा लाखिया जो डायरेक्टर था, उसने कहा
ए भी तू अखिल को कम मत समझ। तो वो हम लोगों का एक शाम को इस तरह का कविता पाठ भी चलता था। और जब बच्चन साहब आए तो अभिषेक ने मिलवाया मुझे, तो मैंने बच्चन साहब को भी कुछ पंक्तियां सुनाई मैंने। और बाद में तो ये हुआ कि 2004 की बात है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बाबूजी का ये हो रहा था, जन्मदिन मनाया जा रहा था लखनऊ सहारा सिटी में। हाँ, तो उसमें मेरा आमंत्रण था बच्चन साहब के द्वारा, और मैं गया और मुझे कविता पाठ करना था, और देश के सारे महानतम कवि वहां पे उस मंच पे थे। और मैं भी उनके साथ बैठा, और मैंने भी चेतावनी कविता का पाठ किया। चेतावनी एक कविता है जो कि जब 1962 में 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहुत सारी जमीनें चीन ने कब्जा ली थी भारत की। बिल्कुल। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक कवि की प्रतिक्रिया क्या होगी, बिल्कुल, वो बच्चन साहब ने लिखा है उस कविता में। और चिताया है चीन को और बताया है चीन को कि भारत क्या है। उसकी पंक्तियां ऐसे है कि भारत की ये परंपरा है, भारत की ये परंपरा है, जब नारी के केश खींचे जाते हैं, धर्मराज का सिंहासन डोला करता है, क्रुद्ध भीम के बाहु फड़कते वज्रघोष। भारत की ये परंपरा है, जब नारी के केश खींचे जाते हैं, क्रुद्ध भीम के बाहु फड़कते वज्रघोष, मणिपुष्पक और सुघोष करती, गांडीव की प्रतंचा तड़पा करती है। कहने का तात्पर्य एक महाभारत होता है। यदि कभी थोथी ममता दुर्बलता किम कर्तव्य मूर्ता व्यापा करती, श्री कृष्ण प्रकट हो आसंदिग्ध भाव से स्वतः कहते, उत्तिष्ठ उद्धस्व भारता, युद्ध के लिए उठो। ऐसी कुछ कविता है, बहुत दिन हो गया मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा। तो बहुत, और उस पूरी लंबी कविता है, उसमें फिर भारत का बखान करते हैं। पूर्व पश्चिम आगम जलंधर हिंद महासागर की अगणित कल्लोलित हिल्लोलित लहरें, जिन्हें हर ने प्रक्षालित करती रहती हैं विरल, वे हैं भारत माता के पुण्य चरण, जिनके इस तरह से पूरी कविता है, बहुत लंबी कविता है। तो वो उस कविता का पाठ किया मैंने वहां पे। नीरज जी वगैरह तमाम लोग थे, गोपाल दास नीरज, बहुत लोग, बड़े बड़े। और मैं बड़ा अजीब सा बैठा हुआ था। एक तो मैं एक्टर, और ऊपर से मैं उस मंच पे बैठा हुआ हूँ, इतना समृद्ध मंच और प्रतिष्ठित मंच पे, और सामने सारे महापुरुष बैठे हुए हैं हमारे। बच्चन साहब सामने बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अरे। और फिर खैर मैं वहां पढ़ा, तो उस तरह का एक रहा। बिल्कुल। और उसके बाद उनकी चिट्ठी भी आई धन्यवाद की। बच्चन साहब बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। तो अपने लेटर हेड पे एक चिट्ठी भी लिखी उन्होंने, धन्यवाद की कि आपने पार्टिसिपेट किया इसमें। और उनके साथ बड़ा अच्छा, मतलब मैंने 2-3 फिल्में ऐसी की जिसमें बच्चन साहब थे और मैं भी कुछ था, उसका पार्ट था, लेकिन हमारा स्क्रीन शेयरिंग का कोई दृश्य नहीं था कि हम एक साथ सीन करें। तो वीर ज़ारा फिल्म का प्रीमियर था मुंबई के आइनॉक्स थिएटर में। पूरी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ा प्रीमियर, बहुत सालों के बाद एक प्रीमियर किया जा रहा था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, जो पहले जमाने में पारंपरिक रूप से हुआ करता था। अब तो जमाना ही चला गया उस तरह का ग्रैंड प्रीमियर का। अब तो होता ही नहीं, और होता भी तो सिलेक्टेड लोगों का अपना हो जाता है। तो बच्चन साहब वहां से आ रहे थे और मैं यहाँ खड़ा था। मैंने बच्चन साहब को देखा, मैं आगे बढ़ा, प्रणाम किया, आए और एकदम गले मिले। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें हूँ। कहा कि हाँ। मैंने कहा 2-3 बार हो गया कि 2-3 फिल्मों में शूट आउट, खंडवाला में भी था, उसमें भी था, और फिर इसमें भी हूँ। सो लेकिन हम एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सो हमारा एक साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा,
आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कितने करीब आ गए हैं। तो वो उनका एक अंदाज, उनका एक बात करने का ढंग और अपनापन, वो बड़ा ही लाजवाब रहा। और उसके बाद मुझे फिल्म मिली एक अजनबी, अपूर्वा लाखिया उसके डायरेक्टर, और वो फिल्म हमने शूट की उनके साथ, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला मुझे, और अद्भुत अनुभव रहा। तो ये एक प्रसंग है उनके साथ। मैंने मेरी जो पहली किताब आई अखिलामृतम कविता संग्रह 2021 में, तो मैंने वो पुस्तक मैंने बाई पोस्ट भेजा उनको, तो बजाबता उसका लेटर भेजा उन्होंने। अरे वाह। वो लेटर लिखते हैं जब, हाँ लेटर लिखते हैं बिल्कुल। जब मैं सारा सिटी में, जब डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी बाबूजी के बर्थडे पे जब मैंने ये किया था, तब भी लेटर लिखा था उन्होंने, अभी भी लेटर लिखा। तो वो एक बहुत ही व्यवहार कुशल और सम्मानजनक ढंग से उनका जो व्यवहार है, वो बड़ा ही कमाल, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व है। क्योंकि इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी इस तरीके से इस तरह से सम्मान देना और जानना कि ये भी एक्टर है और ये भी कुछ कर रहा है। बच्चन साहब का एक विशाल, एक विराट, एक विस्तार है उनके व्यक्तित्व का। अब उनके काम के सामने या उनके व्यक्तित्व के सामने हम लोग बिल्कुल उस तरह से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक होता है। और अमूमन आजकल तो मैं देखता हूँ हर नए एक्टर को बहुत ही वाहवाही देते हैं, तारीफ करते हैं, और नए नए जो हीरोज भी आते हैं उनके, तो हीरोइंस आती, सबको बहुत ही अच्छा ये करते हैं। तो ये एक उनके साथ मेरा एक अनुभव रहा। जी। अखिलेन भाई, जैसा आपने बताया कि अमिताभ बच्चन को देखकर आप बड़े हुए, और ये आपने बड़े एक रोचक प्रसंग बताया, किस तरह उनके साथ फाइनली आपने स्क्रीन भी शेयर की, और किस तरह वो जो अपनापन आपका एक जुड़ाव हुआ। क्योंकि आपने कहा अमिताभ बच्चन अपने आप में एक लीजेंड है, लेकिन आपने भी इस तरह के किरदार जीवंत किए हैं जो किरदार से आपको लोग जानते हैं, वो किरदार ने ही आपको एक अलग पहचान दी, और जो आपका अंदाज है, जो आवाज है, एक किरदार आपने निभाया जो लगान फिल्म थी, ऑस्कर तक पहुंची, एक अपने आप में भारत की एक फिल्म थी, और उसमें आपने अर्जुन का किरदार निभाया। तो लगान फिल्म चूंकि आपके करियर में भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, तो इस फिल्म से जुड़ा कुछ किस्से, कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर आप शेयर करना चाहें। लगान का अनुभव बहुत ही विलक्षण है, विलक्षण अनुभव है वो, और बहुत ही भाग्यशाली वो टेक्नीशियन या वो एक्टर्स हैं जिनके भाग्य में इस तरह की फिल्म आती है। जो अनुभव हो, 6 महीने का शेड्यूल, और जिसमें कि वो बाहर के एक्टर्स, ब्रिटिश एक्टर्स थे उसमें, काफी बाहर की यूनिट भी थी, जैसे मेकअप की जो डिजाइनर्स सारी थी वो कनाडा से आई हुई थी, ब्रिटिश से एक्टर्स आए हुए थे। अपूर्वा लाखिया खुद हॉलीवुड से हायर करके लाए गए थे, वो इंडियन है लेकिन वहां पे काम करते थे वो बड़ी बड़ी फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में। तो वो जो एक लगान का जो 6 महीने का जो शेड्यूल था, उसका जो सफल होने का जो कारण था वो उसका मैनेजमेंट था जी। और उसके मैनेजमेंट के कारण उस फिल्म का वो 6 महीने का शेड्यूल सफल हुआ, क्योंकि ऐसा इंतजाम, ऐसा प्रबंध, ऐसा प्रबंधन शायद ही मैंने किसी फिल्मों में देखा है। अद्भुत। पहली फिल्म थी आमिर खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी। उन्होंने आदमी सारे रखे थे, चुन चुन के एक एक प्रोडक्शन के आदमी, और उनकी जो धर्मपत्नी थी रीना जी, उन्होंने कमान संभाला हुआ था, प्रोड्यूसर थी वो पूरा। और श्रीनिवास राव एक उनके जो अभी को प्रोड्यूसर है उनके, वो मतलब, और पूरी टीम प्रोडक्शन की, बिल्कुल जो मैनेजमेंट था, रहने का, जाने का, जो खाना खाने का, ये बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक होता है कि किस कंफर्ट लेवल में हमारी यूनिट रह रही है, हमारे टेक्नीशियन या एक्टर्स रह रहे हैं, किस कंफर्ट लेवल पे उनका कन्वेंस चल रहा है, उनकी गाड़ियां चल रही हैं, किस तरह से कोई परेशानी, और किस तरह से उनका खाना खाने का जो है कि कौन क्या खाना चाहता है। तो आप चूंकि बाहर के एक्टर्स थे, बाहर के टेक्नीशियन भी थे, तो विदेशी लोग थे, तो
पूरा उनका विदेशी खाना होता था, वो पास्ता और पता नहीं क्या क्या वो सब बना रहता था, कॉन्टिनेंटल। उसके बाद गुजराती खाना है, उसके बाद पंजाबी खाना है। मैंने इस तरह से पूरा का पूरा खाने का सिस्टम यहां से वहां तक खाना लगा हुआ है। हम लोग सुबह 6 बजे जब बस में सवार होते थे भुज से और अपने सेट तक जाते थे, कुनरिया गांव 26 किलोमीटर। वहां जब उतरते थे तो सूरज उदय हो चुका होता था हल्का सा, और हम उतर के सीधे कैटरिंग में जाते थे जहां नाश्ता गरम गरम लगा हुआ है। आप नाश्ता कीजिए, भर पेट नाश्ता कीजिए, कोई रोक टोक नहीं, आप कमाल नाश्ता कीजिए, जो मन करे वो खाइए। आप इंडियन होते हुए कॉन्टिनेंटल खाना चाहे खाइए, ये नहीं कि ना ना उधर जाओ तुम लोग उधर खाओगे, ये कॉन्टिनेंटल इनके लिए, ना ना ना। मतलब वो देखिए बिल्कुल कमाल क्या होता है, अमूमन हर प्रोडक्शन में जी ये होता है कि यार बिस्लरी देखो कोई बर्बाद तो नहीं कर रहा, बिस्लरी कोई ऐसे तो बर्बाद नहीं कर रहा, सिर्फ हाँ पीने के लिए चाहिए, बस पीने के लिए देना है बिस्लरी। यहाँ क्या था, यहाँ लोग बिस्लरी से नहाते थे, बिस्लेरी से नहाते थे। अच्छा, यहां पे आदमी रखा गया था कि जरा देखना कोई लोकल पानी ना पी ले यूनिट का। एक्टर्स तो छोड़िए, टेक्नीशियन तक बिल्कुल कोई लोकल पानी ना पी ले, सबको बिस्लेरी ही पीना है। कि अगर लोकल पी लिया और पानी सूट नहीं किया और अगर वो बीमार पड़ गया तो पूरा वो डिपार्टमेंट हिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। एक आदमी के बीमार होने से बिल्कुल पूरा दीवार की अगर एक ईंट खिसक गई तो पूरा दीवार गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कॉन्सेप्ट, सी द मैनेजमेंट। राइट। आप मेकअप रूम में तैयार हैं, आप तैयार हैं, नाउ यू आर रेडी। अमूमन क्या होता है, एक्टर कहता है थोड़ा सेट पे घूम के आऊं, नो नो बी देयर, आप यहीं बैठिए, योर व्हीकल विल कम, कार आएगी, कार में आप बैठिएगा, फिर आप सेट पे जाइएगा, जबकि सेट 50 कदम पे है, ओके, या 100 कदम पे है, वो भी कार से ही जाना है। आपको अपने मेकअप रूम से निकल के टहलते हुए नहीं जाना है, और कहीं भी आप चले जाएंगे नहीं, क्योंकि और हो सकता है कोई और एंगल लगा हो, जिस एंगल से आप जा रहे हैं वो एंगल फ्रेम में हो। नो, कार का रूट बनाया वो कार ले जाकर उस जगह पे छोड़ेगी जहां एक्टर को ड्रॉप किया जा रहा है, एक्टर के बैठने का इंतजाम है, वहां पे एक्टर बैठेगा, वहां से शॉट पे जाएगा, शॉट देने सेट पे भी। तो वो पूरा का पूरा इंतजाम कि तैयार, बी रेडी, आपका वार्डरोब हो गया, कपड़े पहन लिए, मेकअप हो गया, हेयर हो गया, एवरीथिंग इज रेडी, फाइन, डन 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 डन, ओके, बी देयर बी देयर बी देयर बी देयर। अब आपको बुलाया जा रहा है, गाड़ी आ गई, अब आप बैठिए, योर व्हीकल इज कमिंग, आपकी गाड़ी आ रही है, आप रुकिए, दूसरे यस, वॉकी टॉकी, यस राइट, हाँ सर चलिए आइए। मतलब हर चीज कंफर्ट जोन का, ताकि एक्टर सिर्फ फोकस करे अपने काम पे भाई। ये सीन आज अभी शुरू हुआ, सुबह ये सीन शुरू हुआ, सीन यहां तक पहुंचा, अब इतना सीन बाकी है, लेकिन सूरज आकाश पे चढ़ गया। डीओपी अनिल मेहता ने ऊपर क्रेन में बैठे हुए उन्होंने कर दिया वो सीन, वहीं बस उन्होंने कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों नहीं, अभी कर दीजिए, कंप्लीट कीजिए सीन को ना, वो सीन वहीं रुक गया। अब दूसरा सीन शुरू होगा, उस सीन को कल सुबह वहां से शुरू किया जाएगा, सेम लाइटिंग, सी द फिल्म, राइट। वही फिल्म ऐसे ऑस्कर में नहीं जाती सर, वो काम हुआ है, वो क्यों था, क्योंकि वो पूरा प्लान्ड था, वेल मैनेज था, हर आदमी एक दूसरे को ऐसे करके चल रहा था, गले लगा के चल रहा था, न कोई क्लैश, न कोई मनभेद, न कोई मतभेद, न कोई ईगो, न कोई अहंकार, कुछ नहीं, एक टीम की तरह। बिल्कुल 1000 लोग एवरीडे, गांव का क्राउड से लोकल, ये 1000, ओके, लोकल ही थे आर्टिस्ट, एंड 500 का आपका यूनिट था, आपका ओरिजिनल यूनिट, ह्यूज नंबर। जब गांव शूट होता था 1000, और जब क्रिकेट शूट हो रहा था 10,000।
बड़ा नंबर, मतलब इतने लोग दिस इज द मैनेजमेंट। मैं तो ये कहूंगा कि भारतवर्ष के जितने मैनेजमेंट स्कूल हैं, लगान का मैनेजमेंट पढ़ाइए। ग्रेट, हाँ डेफिनेटली। लगान का मैनेजमेंट कैसे हुआ, अगर आप प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, राइट, तो अगर जितने भी स्कूल्स हैं जो मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन सिनेमा पढ़ा रहे हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, उनको बताइए कि भाई ये लगान भारतवर्ष की बहुत ही यूनिक शॉर्ट फिल्म है। बिल्कुल ऐसी शूट हुई है ये फिल्म, ऐसी फिल्म, और फिल्म पहुंची भी जगह पे। लॉन्गेस्ट शायद इसका शेड्यूल है वर्ल्ड। दिस इज द लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड फिल्म एवर इन द वर्ल्ड। राइट, लॉरेंस ऑफ ओलिविया का 9 महीने का शेड्यूल था, लॉन्गेस्ट, लेकिन 2 बार ब्रेक हुआ था। लगान 1 स्ट्रेच 6 मंथ, 1 स्ट्रेच। तो ये इसलिए इस फिल्म को हर फिल्म स्कूल में, जहां जहां फिल्में पढ़ाई जा रही हैं, जहां जहां प्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है, जहां जहां डायरेक्शन पढ़ाया जा रहा है, कैमरा पढ़ाया जा रहा है, जहां जहां मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, वहां वहां इस फिल्म को पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए, लेक्चर्स करवाने चाहिए। राइट, अखिलेश भैया, ये फिल्म अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट की, और फिल्म से जैसे जो मैं कहूँ कि उसकी हर सीन, हर बात अपने आप में एक बड़ी अहम है। इस फिल्म में जो आपका किरदार है, जो हमने फिल्म देखी है, कई बार देखी है, अर्जुन का जो किरदार है, तो उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात लगी वो जो उसका हेयर स्टाइल है, ये किसका आइडिया था, स्पाइकी टाइप के? हाँ नहीं, मेरा जो स्पाइकी हेयर है उसमें अर्जुन का, हाँ जी, वो पीना रिजी कनाडा से एक लेडी आई थी। ओके, एक निकोल थी, पीना वो मेकअप करती थी, ये हेयर करती थी पीना। तो उसने क्या किया, मेरे बाल कटिंग वटिंग किए और मेरे बाल को ऐसा कर दिया, और करके बाल ऑलरेडी कटिंग करवा के गया था मैं, कैसे रखूंगा, मुझे मालूम था कि ये ऐसा रूप बनाएगी, लुक क्या होगा। तो उसने क्या किया, वैक्स लगाया, पता नहीं क्या क्या डिब्बा डुब्बी खोला, वो करके जैसे बूट पॉलिश होता उस टाइप का करके ठाटा टू पॉपू पॉपू करके पूरा स्पाइकी बना दिया उसने। ऐसे ऐसे है स्पाइकी बना के, तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ मसाज वसाज कर रही है, लेकिन वैसे ऐसे कर दिया पूरा बाल अजीब सा, और करके और मैंने हल्की दाढ़ी रखी थी कि मैं रखूंगा, और मैं मूछ लगाता था, क्योंकि मेरी मूछ पूरी वैसी नहीं थी, तो मूछ लगाता था, तो मूछ लगा ली थी, और दाढ़ी अपनी उगाई हुई थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और बाल को उसने वैसा कर दिया। ओके, नाउ परफेक्ट, परफेक्ट बाल, व्हाट अबाउट हेयर, नो ऑल राइट गुड लुकिंग। वो बाद में मुझे पता चला, फिल्म तो सुपर हिट हो गई, फिल्म ऑस्कर में चली, बाद में पता चला कि ये तो स्पाइकी हेयर है, स्पाइकी हेयर, स्पाइक निकला हुआ है, फैशन में चला, ये फैशन में चला। मुझे कई लोगों ने कहा, अरे सर सबसे पहले तो आप ही ने लेके आए फैशन स्पाइकी हेयर। मैंने कहा नहीं, उसके पहले क्रूर सिंह में था, चंद्रकांता में, क्रूर सिंह में भी बाल ऐसे ऐसे थे, विग के पूरे कांटेदार बाल, वो तो कुल्फी लगे हुए थे, ड्रेस में भी कुल्फी लगे हुए थे, नुकीले नुकीले। तो वो स्पाइकी हेयर बनाया उसी ने, पीना रिजी ने। आप ट्रेंड सेटर भी बने, मतलब इस फिल्म में एक ट्रेंड सेटर बने हेयर स्टाइल यूथ के लिए। जैसे आपने बात की अखिलेश भैया कि आपने 90 का जिक्र कर दिया, जो उस दौर के जो बच्चे होंगे, शायद दूरदर्शन जब चलता था तो एक सीरियल था नीरजा गुलेरी का चंद्रकांता, और जिसमें आपने क्रूर सिंह का किरदार निभाया था। तो उस किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि वो बड़ा एक डायलॉग बोलता था, वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उस दौर का शायद वो अपने आप का एक सबसे बड़ा सीरियल था। क्रूर सिंह कैरेक्टर जो था वो दहशत ला देता था टीवी पे। हाँ, उसका वो एक शब्द था जो कि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मुझे आया था, यक, और मैं पढ़ते जा रहा था। जो हर एक्टर जब सीन पढ़ता है, अपना स्क्रिप्ट पढ़ता है, तो विजुलाइज करता है, राइट, और मन ही मन परफॉर्म करता रहता है। तो उसी में मुझे वो यक निकलता था, वो एग्जिट के वक्त। मैंने कहा ये मैच आगे तक चला गया, मैंने कहा हर जगह निकल रहा है, पीछे फिर आया, फिर मैंने पेन लेके मार्किंग की, यहाँ 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 ये आ रहा है। फिर मन में ये दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करूं मैं हर जगह तकिया कलाम के रूप में।
फिर ये था कि मैं तो नीरजा जी पता नहीं क्या कहेंगी। तो हम जब शूटिंग के लिए गए तो हमने उनसे कहा कुछ बोलना है मुझे। हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि एक तकिया कलाम रखना चाहता हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा तकिया कलाम रखेंगे, क्या है तकिया कलाम? क्योंकि उसके पहले तकिया कलाम मतलब कोई सेंटेंस होता था, वाक्य होता था, या कोई शब्द होता था जिसको बातचीत में हम बार बार बोलते हैं, वो तकिया कलाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा यक यक का मतलब मालूम है क्या है? मैंने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं है, ये पढ़ते हुए आया है। तो कहा वो बहुत सीरियस हो गई थी मतलब। तो मैंने कहा कि देखिए मैं अभी आपको बोल के बता नहीं सकता, मैं वहां पे कैमरा के सामने जब सीन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। उनका दिखाइए जी, कैसे बोले? किया उसको जी, किया तो हंसने लगी, वो हंसने लगी। उसने कहा कि रखिए रखिए रखिए, क्योंकि मैंने उनको कहा था आप बोलेंगी तभी रखूंगा, नहीं रखूंगा। क्योंकि देखिए हर डायरेक्टर का जो फिल्म है या टेलीविजन है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो उसका बेबी चाइल्ड है। राइट, वो किस तरह देखता है, किस तरह वो उसका बच्चा है। बिल्कुल। अब मैं उस पे कैसे, मुझे तो खुद उस पैरामीटर में जो पैरामीटर मुझे दिया गया है उस पैरामीटर को जंप नहीं करना है। राइट, चाहे मैं कितना भी इम्प्रोवाइज करूं। राइट, तो उस पैरामीटर में ही मैं था विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर। राइट, तो नीरजा जी से मैंने पूछा, फिर मैंने उसको 9 रस में मैंने उसका प्रयोग किया और वो बड़ा सफल रहा। कमाल तो ये है कि दर्शकों को इतना पसंद आया कि दर्शक उसको मतलब टेलीविजन सीरीज शुरू हुआ था मेरा ख्याल है 1 महीने में पकड़ लिया था, वो 4 एपिसोड में पकड़ चुका था वो। एक बार एक या 2 रस में अगर अखिलेन भाई आप बोले उसको, ये को पिता जो आपका डायलॉग तो आपके नहीं, वो है ऐसे कि जैसे कि मैंने उसको जी श्रृंगार में भी इस्तेमाल किया, करुण में भी किया है, हास्य में भी किया है, रौद्र में किया है, विभत्स में किया है, भयानक में किया है, हर रस में ऑलमोस्ट मैंने किया उसका प्रयोग। तो जब चंद्रकांता के पास जाता है तो कहता है यक मेरी चंद्रकांता। जब हास्य रस में आता है यक पिताजी, यक महाराज, और फिर बाकी बातें करता है जी। जैसे कि जब डरता है तो कहता है यक यक यक। अब जब से रो रहा है मतलब भूख लगी है, यक मेरी माई, यक दूध पीऊंगा माई, उस तरह से। वीर रस में है तो यक, रौद्र में है तो यक, उस तरह से उसको अलग अलग ढंग से हमने। और सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद करूंगा अपने दर्शकों को, उन्होंने बहुत पसंद किया इस चीज को, इस मेरे प्रयोग को एज एन एक्टर। जो 90s के दौर का आई थिंक सबसे पॉपुलर वो सीरियल रहा चंद्रकांता। आपने जितने भी किरदार निभाए वो किरदार जीवंत हो गए। इसी तरह जैसे आपने बात की क्रूर सिंह की, आपने फिल्म की द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। और चूंकि भगत सिंह तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आजादी की लौ में एक परवाना और था जिसने मरते मरते क्या कहते हैं मतलब शहीद हो गया, लेकिन अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं होने दिया जीते जी, वो था चंद्रशेखर आजाद। तो आपने चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह जीवंत किया है पर्दे पर, वो आज भी हम अगर वो लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखते हैं तो हमें चंद्रशेखर आजाद के रूप में अखिलेन मिश्र जी नजर आते हैं। कैसे की वो तैयारी उस किरदार पे रमने के लिए, उस किरदार को जीने के लिए, और क्या रहा चंद्रशेखर आजाद जी से आपका, और आपके जीवन में क्या बदलाव आया इस किरदार के बाद? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी का जब रोल मुझे मिला, राजकुमार संतोषी जी ने मुझे कहा कि ये कीजिए आप, तो पहले तो मैं यकीन नहीं किया। मैंने उनको कहा कि मैं लगूंगा नहीं सर जी, मुझे मत करवाइए, देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। ये हमारे देश के रियल हीरो हैं, भारतवर्ष के चंद्रशेखर आजाद, और मैं अगर नहीं कर पाया तो बहुत गड़बड़ होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो उन सारे एक्टरों से जिनसे मिल चुका हूं आजाद के लिए, उसमें सबसे नियर आप ही लगते हैं मुझे आजाद के, तो मैं चाहता हूं आप करें। तो मुझे भी लगा कि जब रोल मिल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो अखिलेन मिश्रा, जल्दी रोल पकड़ो। तो रोल मैंने कहा ठीक है, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद मैंने काफी किताबें ली, मैंने दोस्तों से मांगा क्या क्या है किसके पास जी। और वो पीयूष मिश्रा ने कुछ दिया, सुशांत सिंह जो सुखदेव करण के थे उसने दिया,
मुझे और इस तरह से मैंने किताबें लेके अब पढ़नी शुरू की जी, उनके बारे में, उनका लिटरेचर डिटेल जी, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था उनके बारे में हाई स्कूल में तो चैप्टर ही था एक जस्ट। तो मैं बड़ा रोता था पढ़ के, मैं बहुत रोता था, मतलब रात रात भर में रोता था उनको पढ़ता था। मतलब मैं उन दिनों तैयारी के समय चटाई पे सोना शुरू हो गया था, चटाई मतलब दरी पे सोना शुरू हो गया, दरी था मेरे पास, और मैं बिल्कुल वैसे ही धोती को लुंगी की तरह बांधता था जैसे वो बांधते थे। हाँ। और उसी तरह एक्सरसाइज की हमने, 20 किलो वजन चढ़ाया मैंने। और उस समय चूंकि मोबाइल फोन तो था नहीं जी, सिर्फ लैंडलाइन नंबर था जी, मैंने किसी भी दोस्त से संपर्क नहीं जब तक वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो गई, मेरा रोल कंप्लीट नहीं हो गया। तैयारी से लेके तब तक मैंने बात ही नहीं की किसी से, मतलब गायब हो गया, मतलब मैं उस फिल्म में ही था, किरदार में उतरने उस के लिए। किरदार में। यहाँ तक कि हम जब पूना गए, ब्लू डायमंड होटल में, 5 स्टार होटल है, वहां ठहरे हुए थे, तो मैं अपना दरी लेके गया था। 5 स्टार तो होटल में भी मैं दरी पे सोता था, मैं बिस्तर पे नहीं सोता था, और वैसे ही धोती बांध के सोता था। तो वो एक उस तरह से तैयारी हुई, एक पूरा का पूरा मेंटल प्रिपरेशन हुआ आजाद का। आजाद का एक, देखिए किसी भी चरित्र को जब आप निभाते हैं, बिल्कुल, तो आप, एक होता है कि एक चरित्र काल्पनिक है, बिल्कुल, उसके लिए आपको कल्पना करना पड़ता है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन करना पड़ता है कि वो है नहीं है, काल्पनिक है। और एक है जो था, बिल्कुल स्टोरी कैरेक्टर, उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, राइट, उसको विजुअलाइज करना पड़ता है कि ये ऐसे होंगे। अच्छा, ये हाँ हाँ हाँ, उनका पढ़ा आपने, अब वो पढ़ाई में जो लिटरेचर में जो मिल रहा है उसको भी विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट, कि ये ऐसे, राइट। तो वो हमने ये किया, और पूरी मैंने तैयारी करके, और फिर मैंने वो रोल। आपने जैसे बताया मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक कलाकार के रूप में चूंकि एक प्रोसेस है, आप एक थिएटर के बड़े बच्चे कलाकार रहे, तो पूरी चीजों को आपने पहले पढ़ा, उस तरीके से गढ़ा अपने आप को, लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका दिखा बड़े आजाद बहुत हमने 20 किलो वजन उस समय चढ़ाया था, और वो बिल्कुल, मतलब मैं देखिए इस तरह का जब रोल मिलता है ना, जब किसी का बायोग्राफी टाइप की रोल हो, अगर बायोग्राफी तो उनकी थी भगत सिंह की, लेकिन ये आजाद अहम किरदार भी थे, अहम किरदार थे, तो वो जो रोल, तो उस उनकी जो तैयारी होती है ना, बिल्कुल, वो पूरी तैयारी माइंडसेट की होती है, राइट। आप अगर बाकी कुछ करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही नाक, वैसे ही आंख बनाने की, वैसे ही गाल और रुई डाल के और बस प्रोस्थेटिक करके, तो वो मिमिक्री हो जाता है, बिल्कुल सही, आप उस लेवल पे जा नहीं पाते, वो मजाक बन जाता है। बिल्कुल, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं, हमने, हाँ, पहलवान थे, आजाद पहलवान की तरह दिखते थे, कुश्ती का शौक था, मुगधड़ भांजते थे, तो ये उनका कमाल होना चाहिए, ये कमाल होना चाहिए, शोल्डर, वो लगना चाहिए, तो वो हमने तैयारी की। बिल्कुल, रोल करने के लिए एक मेंटल प्रिपरेशन, उसके लिए उनके बारे में पढ़ना, बिल्कुल, कैसे बोलते होंगे, कैसे देखते होंगे, कैसा सोचते होंगे, वो सारी चीजें, कैसी कमांडिंग थी उनकी, कमांडर इन चीफ थे एचआरए के, तो एचआरए के कमांडर इन चीफ होने के कारण वो क्या डिक्टेटरशिप होगा उनका, क्या होगा, तो उस तरह से हमने पूरी तैयारी करके फिर किया। कोई ऐसा संवाद जो आपके बड़े करीब है अभी भी, वो कि हमें तो दर्शकों के रूप में वो आखिरी सीन याद आता है जो पार्क में जिस तरीके से वो खुद को गोली मारी थी, लेकिन कोई ऐसा संवाद जो आप अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद का कोई संवाद, कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी में भी, जिसे कहते हैं कि असर कर गई? कि वो एक ऐसा प्रसंग है जी, जो कि सारे क्रांतिकारी बैठे हुए हैं और बातें चल रही कि कौन कैसे अरेस्ट होगा, पकड़ा जाएगा, तो क्रांतिकारियों को फिल्म देखने का बहुत शौक था, और आजाद को भी था, तो होता था कि मतलब फलना खाना खाते हुए पकड़ा जाएगा,
फलना जो सिनेमा देखते हुए पकड़ा जाएगा, फलना सोते हुए पकड़ा जाएगा। तो उस समय भगत सिंह ने कह दिया था, कहा कि पंडित जी कहते थे इनको, सब कोई, सारे क्रांतिकारी पंडित जी कहते थे आजाद को, कि पंडित जी आपको जब पकड़ा जाएगा तो आपको, आपके लिए तो बहुत लंबी चौड़ी रस्सी चाहिए होगा, क्योंकि आप इतने ये हैं, बलवान है। तो लिखा है लेखक ने कि ये बात सुन के आजाद का चेहरा बदल गया था, और क्रांतिकारियों ने वैसा रूप आजाद का कभी नहीं देखा था। और उन्होंने कहा, भगत, ये रस्सी और ये फांसी ये तुम्हें मुबारक हो, कोई भी रस्सी नहीं है जो मुझे बांध सके। जब तक मेरे पास मेरा बमतुल बुखारा, अपने रिवॉल्वर को बमतुल बुखारा कहते थे, उसका नाम रखा था रिवॉल्वर का बमतुल बुखारा, बमतुल बुखारा है, तब तक कोई भी अंग्रेज इस शरीर को, मेरे देह को हाथ नहीं लगा सकता। मैं आजाद हूं और आजाद रहूंगा। ये संकल्प था उनका, और यही संकल्प उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में पूरा किया। जब आखिरी गोली बच गई, जब मुठभेड़ में, और जब वो गोलीबारी चल रही है, तो वो घिर गए थे, तो वो आखिरी गोली उन्होंने जब, तो वही था उनका कि जीवित ना, हाथ नहीं लगा सकता, मार लिया। क्या बात, अद्भुत। क्या मतलब, हमने जो 2 पंक्तियां बोली है वहां पे, मिट्टी उठा के, वो पंक्तियां क्या है, वो यही है जो मैं पढ़ा था उनके बारे में, उसका वो निचोड़ है। क्योंकि वो तो सीन तो कुछ था नहीं, सीन तो था कि 4 लाइन बोलता हूँ सुखदेव राज को कि ये पैसा राजगुरु की माँ को दे देना, और वो जाता है, वो निकलने को होता है, तब तक गोली शुरू हो जाती है, और ये कहता भाग, तू भाग, निकल, उसको भगा देते हैं, और खुद पेड़ के आड़ पे जाके गोलीबारी करते हैं, और गोलीबारी में, और उसमें आपने, ये सीन था। लेकिन मैंने राज जी को बोला, राजकुमार संतोषी ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट विजन, मैंने कहा कि यहां मैं कुछ बोलना चाहता हूं राज जी। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बोलना चाहते हैं बताइए। तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, मैं अपनी मिट्टी से माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मेरी मां, बस इतनी ही सेवा कर सका। राज जी कहा है, बस ठीक है। मतलब राजकुमार संतोषी ऐसे डायरेक्टर हैं कि मतलब एकदम इन्वॉल्व हो जाते तुरंत, और एक्टर्स ने अगर कुछ कहा, अगर वो चीजें करेक्ट है तो उसका वेलकम ऐसे करते हैं, कम, डू इट, डू योर बेस्ट। मैंने वैसे डायरेक्टर है, वैसे ही डायरेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, ये सीन क्रिएट, दिस इज क्रिएट, फिल्म मेकिंग इज क्रिएटिविटी, देयर इज नो फिक्स पैरामीटर, राइट, कि नहीं यही करो यही करो, ना, शो मी व्हाट यू कैन डू। तो ये लेवल, तो वो उसके बाद वो मैंने, उन्होंने कहा कि मिट्टी डालो यहाँ पे, वहां मिट्टी नहीं था, मिट्टी डालो, ये करो ये करो, तब तैयारी शुरू हो गई उस हिसाब से। फिर ये, और उस सीन के बाद उन्होंने पैकअप कर दिया, क्योंकि उस सीन के बाद करने के लिए कुछ था ही नहीं। अद्भुत है, मतलब उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचा ही। बिल्कुल, तो आजाद, अब देखिए कभी कभी क्या है, कुछ अच्छा हो जाता है। अब मैं तो दिख रहा हूँ, मेरा मानना है कि जो भी है वो तो मेरी भगवती माँ आदि शक्ति और भोलेनाथ का है, वही करते हैं। मैं तो दिख रहा हूँ कि हमने किया। मनुष्य कुछ कर सकता है? कुछ नहीं, कोई औकात ही नहीं मनुष्य की। जिस तरीके से आपने बात की भगत सिंह की, जो लीजेंड ऑफ भगत सिंह का जो किरदार था आपका चंद्रशेखर आजाद का, उसके बाद तो मुझे लगता है कि एकदम साइलेंस है, कुछ पूछने और बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो एक ऐसा किरदार है जो आपने जीवंत किया है। शायद जब हम देखते हैं तो हम, जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, और न जाने कितनी पीढ़ियां पहले की, जिन्होंने सौभाग्य नहीं मिला उस महान हमारे क्रांतिकारी को देखने का, लेकिन आपके माध्यम से शायद हम उस क्रांतिकारी को देख भी सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं। अखिलेश जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। अगर मैं एक एक किरदार पे बात करूंगा तो शायद पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा।
लेकिन एक किरदार था जिसका शायद कुछ किस्सा मैंने सुना था। मैं वीर गति का क्या कुछ वाकया कुछ जुड़ा हुआ वीर गति फिल्म से, आपकी माता जी से कुछ वीर गति फिल्म का, वीर गति सलमान खान की फिल्म थी जिसमें आपको शायद जलाया जाता है, ऐसा कुछ मैंने सुनी थी चर्चा। जब मेरी माँ का जी फिल्म देखने के बाद, जी हाँ, वो हुआ ये था कि वीरगति फिल्म में मेरी लॉन्चिंग फिल्म थी एज ए मेन विलन, सलमान खान के अपोजिट में भी। तो के सिंह जी की फिल्म थी। जी। और उस फिल्म में का जो क्लाइमेक्स है, उसमें जो विलन है, जो किरदार मेरा था, उसको हीरो जो है वो पेट्रोल छिड़क के, पेट्रोल से नहला के और आग में फेंक देता है और वो जल के खत्म हो जाता है। तो ये फिल्म मेरे माता पिता दोनों देख रहे थे छपरा में, बिहार के छपरा में, ज्योति सिनेमा में जी। तो ज्योति सिनेमा में फिल्म देखते 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 जब क्लाइमेक्स आया जी, तो मेरी माँ उसके बाद वो देख के रोने लगी। भगला बबुआ के आग में जला लगी, कौन आ भगला हो, कौन आ, मतलब ये भागा कौन है? मेरे बच्चे को इसने जला दिया जी। तो भैया इन लोगों ने कहा कि अरे फिल्म हमारी फिल्म हो, फिल्म है, लेकिन माँ का दिल, तो माँ का दिल मतलब वो पसीज गया था वो देख के। तो मैं जब गया छपरा माँ से मिले, तो माँ ने कहा, माँ से पहले पूछा कि मैं तू रोए लगलू है, मतलब तुम रोने लगी थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारा रोहल ना गईला, मतलब मुझे रहा नहीं गया, तो मैं रो दी। लेकिन हमको बाद में पता चल गया, हमारा बाद में पता चल गया सिनेमा हो में ये सब होला। तो लेकिन वो पूछने लगी कि लेकिन किंग कोयला का वो तो आगवा में फेंक दे रहे, मतलब वो आग में फेंक दिया था। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पुतला होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो सब बताया टेक्निकलिटी उनको। तो ये माँ का हृदय है, और यही तो माँ का वात्सल्य और माँ की ममता, माँ की जो हृदय है, यही तो है। माँ क्यों है? और ज्योति सिनेमा जहाँ पे ये फिल्म देखे मेरे माता पिता जी, वहीं पे हम नाटक करते थे। वो सिनेमा भाड़े पे दिया जाता है पूरे साल। अच्छा। नाटक करने की जब जब आवश्यकता होती है उसको ले लिया जाता है प्ले करने के लिए, क्योंकि वो महेंद्र मंदिर नाम है उसका। अच्छा। वो राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, उनके जो बड़े भाई थे महेंद्र बाबू, उनके नाम पे है वो। ओके। उन्होंने एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और उसके अंतर्गत है वो, और बाकी साल खाली रहता है तो ज्योति सिनेमा वाले को दे दिया जाता है भाड़े पे चलाने के लिए, तो वो भाड़ा चलाता है वो। तो वहीं पे मेरा नाटक भी देखा था मेरे माता पिताजी इन लोगों ने, और वहीं पे उन्होंने फिल्म भी देखा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे माता पिताजी ने जहाँ पे नाटक देखा है, जिस मंच पे, इस हॉल में, वहीं पे फिल्म भी देखी उन्होंने। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है छपरा का। बहुत अच्छी बात बोली आपने भैया कि थिएटर जो है एक आपको डिसिप्लिन बनाता है, इसीलिए रंगमंच से जो आपकी शुरुआत हुई और रंगमंच आपके दिल के करीब, और आपने शायद एक जो आने वाली नई पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसके लिए किताब भी लिखी है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। इसके बारे में बताइए, क्योंकि अभिनय और अभिनेता सुना था, लेकिन अध्यात्म पहली बार सुन रहा हूँ कि जिसको अभिनय से कनेक्ट किया गया, ये क्या है और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यही है किताब? जी, ये मैं पढ़ रहा था जी, देख रहा था। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, जी, ये है किताब। जी। इसका 3 तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। एक है कि अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है जी, एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और अभिनेता जो है एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। राइट। एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, एंड थिएटर हो या सिनेमा हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है। बिल्कुल। तो ये इस 3 जो तत्व हैं इस पुस्तक के जी, और जो हमने रखा है कि अध्यात्म का मतलब होता है कि स्व को जानना। स्व को जानना मतलब जो हमारी जो आंतरिक यांत्रिकी व्यवस्था है,
आंतरिकी व्यवस्था, इनर मशीनरी सिस्टम जो है, उसी को जानना अध्यात्म है। क्या बात है कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, हम कैसे कैसे उच्चारण कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ये हाथ कैसे उठा रहे हैं, हम क्यों उठा रहे हैं, ये कौन उठवा रहा है, ये ऐसे क्यों उठवा रहा है, ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं उठवा रहा है, ये ऐसे ही उठवा रहा है। बिल्कुल। ये हाथ यहां से खाना लेके आके यहीं क्यों आ रहा है, ये यहां क्यों नहीं जा रहा है, ये कौन लेके आ रहा है। इसी को जानना अध्यात्म है। ये खाना है, यहां दाल चावल रोटी सब्जी दही दही बड़ा सलाद सब रखा हुआ है, जो खाते हैं सब थाली में रखा हुआ है। बिल्कुल। और थोड़ी देर में ये खाना मैं खा लूंगा, यानी कि ये जो दाल चावल, ये दही, ये रोटी, ये सब था सब्जी, ये सब मैं बन जाएगा। अब मेरे खाने के बाद उसका वो मैं हो जाऊंगा। ये क्या है, ये कैसे है, ये पाचन क्या है। ये पूरी व्यवस्था क्या है अंदर। राइट। यही अध्यात्म है, इसी को जानना अध्यात्म है। उसी तरह एक्टर को भी अपने सिर्फ स्थूल शरीर को नहीं जानना है। अधिकांशों को ये पता है कि जो ये हाथ पैर नाक आंख कान ये दिख रहा है यही एक्टर है। नहीं, ये स्थूल है, ये उपकरण है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। राइट। करने वाला अंदर है जो सूक्ष्म है। राइट। ये स्थूल है, ये फिजिकल है। राइट। जो सूक्ष्म है, जो एस्ट्रल है, जो ऐत्रिक है, जो अंदर है, जो करने वाला है, वो है मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उसके बाद अलग 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 उसके आयाम, उसका विस्तार, वो सारी बातें इस किताब में है। उसकी तैयारी करनी है एक्टर को। बिल्कुल। अदरवाइज क्या हो रहा है, इसकी तैयारी है नहीं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, नींद ना आना, पता नहीं चक्कर आना, पता नहीं नर्वसनेस होना, ये होना वो होना, ये सब शुरू हो जाता है। क्योंकि जानते नहीं अपने आप को, ना ही उस प्रोसेस को जानते हैं। मतलब नहीं, थोड़ा सा कुछ अचीव किया, उछलने लगे, कूदने लगे ना। इसलिए ये किताब हमने तैयार की। ये मेरा अपना जो शोध है जी, अपना जो प्रयोग है, अपना जो अनुभव है, जो अनुभूति है, उसको मैंने इस परोसा इस किताब में। अभिनय अभिनेता और अध्यात्म में 1 साल से बेस्ट सेलर चल रहा है ये। जी जी। अभी नेशनल स्कूल ड्रामा में इसका 1 साल होने पर विमोचन हुआ, भारंगम में इस पर सत्र भी हुआ। जी जी। पिछले महीने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में इसका एक सत्र हुआ। और जगह जगह पे अलग अलग एनबीटी ने अभी इस पर एक सत्र करवाया, लिटरेचर फेस्टिवल पुणे के, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, हर जगह अलग अलग इस पे सत्र, अलग अलग नाट्य संस्थानों में बिल्कुल हुआ इस पे सत्र। तो ये अपने आप में वो बातें बता रही हैं जो कि नई पीढ़ी के जो बच्चे जो नारंग कर रहे हैं उन्होंने सुना नहीं है ये बातें। क्योंकि भाई नेशनल स्कूल ड्रामा में भी जब ये बात बता रहा था तो उनको बिल्कुल उनके लिए नया था। भारतीय नाट्य अकेडमी में बता रहा था तो उनके लिए बिल्कुल नया था। बिल्कुल। दिनेश खन्ना उसके डायरेक्टर थे वहां के उस समय। उन्होंने कहा कि मैं तो अखिलेंद्र जी जीवन गुजर गया, मैं ये बातें कभी सुनी नहीं। तो ये जो आपकी साधना जिसे कहें अभ्यास है जो आपका, उसको आपने कंपाइल करके और अपनी रिसर्च करके एक युवा पीढ़ी के लिए और नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है हर कॉलेज में जहाँ जहाँ थिएटर है सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने मेरा ये अपनी बातें शेयर किया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं शेयर करता, नहीं किताब का रूप आता तो मेरे साथ ही चला जाता। ये कम से कम आपका जो अनुभव है नई पीढ़ी को इतनी सुलभ तरीके से मिल रहा है, मुझे लगता है ये किताब हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर होनी चाहिए बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और इस पर सत्र हो, मैं तो जगह जगह जाके सत्र भी कर रहा हूँ। कर रहे हैं जी। अखिलेंद्र जी, चूंकि आप एक अभिनेता हैं, एक लेखक तो हैं ही, एक कवि भी हैं। जिस तरीके से आपने किताब लिखी और आपकी हाल ही में जो एक कविता संग्रह आया है वो भी बड़ा चर्चित हो रहा है।
आत्मोत्थानम। आत्मोत्थानम। जी जी। अभी अभी 8 फरवरी को विश्व पुस्तक मेला में जी जी। उसका विमोचन हुआ। जी जी। पिछले साल 2024 विश्व पुस्तक मेला में जी जी। अभिनय अभिनेता अध्यात्म का जी जी विमोचन हुआ हुआ था। था। इस साल आत्मोत्थानम का हुआ है। आत्मोत्थानम मेरी तीसरी पुस्तक है। जी जी जी। दूसरी कविता संग्रह अखिलामृतम पहले थी। अखिलामृतम पहली कविता जी जी संग्रह, जी। आत्मोत्थानम दूसरी जी जी। कविता संग्रह है। तो उसका विमोचन हुआ। वो भी कविताएं काफी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। उससे जुड़ी कोई अगर एक कविता अगर आप हमें सुनाना चाहे दर्शकों को, अपने जो आपके चाहने वाले, जो आपको अभिनेता के रूप में जानते हैं लेकिन कवि के रूप में भी एक इस तरीके से। हाँ, उसकी प्रति मेरे पास तो नहीं है अभी। जी। कोई एक कुछ पंक्ति अगर आपको याद हो किसी। उसकी पहली कविता है हिंदी। जी। और उसकी कुछ पंक्तियां मुझे जो याद है मैं वो सुना देता हूं। जी जी प्लीज। हिंदी कह रही है कि मैं संस्कृति की स्वस्ति हूं, मैं संस्कृति की स्वस्ति हूं, मैं सभ्यता की प्रशस्ति हूं, मैं संस्कृत की पुत्री हूं, मैं भारत की रीढ़ की अस्थि हूं, मैं 33 हूं। रीढ़ में 33 वर्टेब्रा है। जी जी। और हिंदी वर्णमाला में 33 वर्ण है। हाँ जी। तो मैं संस्कृत की पुत्री हूं, मैं भारत की रीढ़ की अस्थि हूं, मैं 33 हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। मैं गंग हूं, गंगाल हूं, गंगा गंगेश हूं, मैं सिंधु का अवशेष हूं, क्रांति अशेष हूं, क्रांतिकारियों का वेश हूं, स्वतंत्रता संग्राम का आवेश हूं। विश्व में कहीं भी रहूं मैं संपूर्ण भारत देश हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। इस तरह से पूरी कविता है हिंदी पे। जी जी। और उस काफी कविता है उसमें। जी जी। आत्मोत्थानम नाम हमने रखा ही है इसलिए कि पढ़ने के बाद आत्मा पे कुछ उसका प्रभाव पड़े। जी। सरस्वती नदी पे एक कविता हमने लिखी है उसमें। जी जी। उसमें हमने जीवन पे कविता लिखी है जिसका नाम है कुल्हड़। मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है जिसमें चाय पी के फेंक देते हैं। बिल्कुल। वो अपनी कथा सुना रहा है वो। बिल्कुल। तो वो उस तरह से उसमें लोकतंत्र का हमने आध्यात्मिक परिभाषा दिया है। जी जी। लोकतंत्र का। तो उस तरह से सारी चीजें हैं। मेरी कविताओं में अध्यात्म दर्शन, भारतीय अध्यात्म दर्शन जो है, जीवन जो है, पर्यावरण जो है, ये सारी चीजें। और चूंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ जी जी, तो फिजिक्स भी झलकेगा कई जगह। हाँ जरूर ये है। चलते चलते एक सवाल, बिहार से आप आते हैं, बिहार की जन्मभूमि, वीरों की जन्मभूमि रही है, कितने कवि लेखक निकले हैं। सिनेमा की बात करें तो एक लंबा दौर है शत्रुघ्न सिन्हा जी, और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त। लेकिन आज भी जो बिहार, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से होते हैं, लेकिन आज भी कई जो बिहारी लोग हैं वो आज बिहार का होने का कतराते हैं, बोलने से घबराते हैं, डरते हैं। क्या मानते हैं आप इसको, क्या कारण है? नहीं, ये तो उनकी सोच के स्तर को दर्शाता है कि अपने आप को बिहारी ना कहें। कोई बिहारी है और बिहारी अपने आप को ना कहें, ये तो सोच के ही अजीब लगता है। क्योंकि बिहार का रहने वाला बिहारी विश्व में कहीं भी जाता अपना झंडा गाड़ देता है। अगर पीछे से जाते हुए व्यक्ति को देख के भी बताया जा सकता है कि वो बिहार का रहने वाला है, क्योंकि उसकी चाल भी वैसी ही होती है, उसकी बातचीत भी वैसी ही होती है। जी जी। तो अब क्यों लोग ये नहीं कहते बिहार के होते हुए भी कि मैं बिहार से हूं या नहीं हूं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, ये मुझे पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि एक दो लोग शुरू में भी मिले थे स्ट्रगल डेज में, जो बंबई में थे और अपने आप को दिल्ली से कहते थे कि मैं दिल्ली से हूं, जबकि वो बिहार के थे जी। तो ये बड़ा ही अजीब बात है। लेकिन बिहार में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जहां से गौतम बुद्ध और महावीर निकले हों, जो दो धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है वहां से, गुरु गोविंद सिंह जी, और तीसरे गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म। तो ये बिहार है। बिल्कुल। जहां मैया सीता राजा जनक की पुत्री, मिथिला की मैं मैथिली
है। तो वो जानकी का वो देश है, वो जहां पे श्रृंगी ऋषि हुए, जिन्होंने यज्ञ करवाया, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए जी। पुत्रेष्ठी यज्ञ जो करवाया श्रृंगी जी, वो तो बिहार के ही थे। बिल्कुल। शांता के पति थे। बिल्कुल। शांता जो है सो अंग प्रदेश, बिहार, भागलपुर। रोमपाद की पत्नी थी, वहां के राजा थे रोमपाद। शांता कौशल्या जी की ही बेटी थी, राम की बहन। अभी अमूमन लोगों को मालूम नहीं, अप्रचलित बातें हैं। बिल्कुल। नई पीढ़ी को तो बिल्कुल भी पता नहीं है। जी। तो ये वो बिहार है। ये बिल्कुल चाणक्य का बिहार है, ये चंद्रगुप्त का बिहार है, ये अशोक का बिहार है, ये नागार्जुन का बिहार है, ये नालंदा का बिहार है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जहाँ 125 देश के बच्चे आते थे पढ़ने। बिल्कुल। शिलभद्र जैसा आचार्य था वहां। बिल्कुल। तो वो बिहार है। अब क्यों बिहार, भाई वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को चखा दिया था कि ताज तेरी, तो तलवार उठा लिया था। 80 वर्ष का एक बुढ़ा वीर कुंवर सिंह बिहार अंग्रेजों को ललकार दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। मारते हुए मरे थे वो। तो ये वो बिहार, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, बिल्कुल, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भी अगर बिहार को लोग नहीं जानते, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, अब कहाँ है? सही बात, आपको पता ही नहीं है बिहार के बारे में। और आप जो है सो आज जो अशोक स्तंभ जो है जी, जो हर रुपया पे है और भारतवर्ष का आज ये है सिंबल है, वो कहाँ है? बिहार से है, बिहार में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब उसमें भी अगर कोई ना माने, कोई ना जाने, और बिहारी होते हुए भी इन बातों को ना जाने और अपने आप को छुपा के मैं बिहार, अरे क्यों भाई, क्यों शर्म आ रही है? बिल्कुल सही। तुमको हाईएस्ट IAS IPS आज भी बिहार से चाहे कोई भी राज्य हो, वहां के जितने सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आप देख लीजिए गिन के, उसमें से कम 70% तो वही है। बिल्कुल। अखिलेश भी, आपने जो अपना जन्मभूमि और बिहार के बारे में बताया, और जो शायद बहुत सारी चीजें नई जनरेशन को नहीं पता है, मुंबई में क्या मिस करते हैं? लिट्टी चोखा माँ के हाथ का है क्या? नहीं, बिल्कुल लिट्टी चोखा तो मिस करते ही हैं, जो कि बिहार में लिट्टी चोखा बनता है। हालांकि लिट्टी चोखा बॉम्बे में मिलने लगा है, और लेकिन जो बिहार में बनता है, वो ठेले पे भी जो बनता है वो भी कमाल होता है। लिट्टी और चोखा वो भी कमाल होता है। सत्तू हमारे यहाँ बड़ा कमाल होता है, भूजा बहुत कमाल होता है, और मूढ़ी बड़ा कमाल होता है। तो और भूजा बनाते हैं जो वो लोग, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक और वो प्याज व्याज डाल के बना के, और इसके परोसते लो भाई, लो 10-10 रुपया का, 5-5 रुपया का। तो वो बड़ा ही, वो सब मजा जो है ठेले से लेके और वहीं खाना और दोस्तों से बात करना कि भाई चलो आज भूजा खाते हैं, आज पप्पू का लिट्टी चोखा खाते हैं, आज ये करते हैं। तो वो एक है, वो एक चीजें छूट गई हैं वो खेतों में थोड़ा सा पंपिंग सेट चल रहा हो, पंपिंग सेट में नहाने का मजा, और खेतों के डरार पे घूम के और गाना गाता था मैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो वो आनंद, खेती करने का भी, छुट्टियों में जाते थे गांव, तो खेती करने का भी मौका मिलता था, भाइयों का, चचेरा भाइयों का हाथ बटाते थे, तो बड़ा ही आनंद आता था। तो वो सब चीजें तो रह जाती हैं। सही बात है। अब तो अखिलेश भैया, जितना आनंद आपको अपने गांव में पहुंच कर आता है, अपने वो जो जन्मभूमि पहुंच कर आता है, उतने आनंद हमें आपसे बात करके आया, और मुझे लगता है कि आनंद और हम लेना चाहते हैं, लेकिन समय का बड़ा वो है। और आपसे बात करके बहुत आनंद आया। आपको कैसा लगा ये हमारा ये हम देसी पॉडकास्ट है जो हमने शुरुआत की है? हम देसी पॉडकास्ट जी, बहुत बढ़िया। हम देसी, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा नाम है। आप जो आपके चाहने वाले हैं दुनिया भर में, अपने जो फैंस को आप अपने अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में अगर बोलें कि पॉडकास्ट देखिए हम देसी। ए भाई सुना लो नहीं, भोजपुरी जे समझौता, इ नया पॉडकास्ट जे बा प्रिंस गाबा जे हवन, बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हवन हैं, वरिष्ठ हवन। तो ई जे बारे से हमारा बहुत पुरान संगतिया हवन,
एकदम भाई लेखन बारे पॉडकास्ट शुरू करे बारे हम देसी। तो हम देसी जे बा ओकरा के तारा ने देखल होनी, सब्सक्राइब करल होनी, ठीक बा, आ लोगों के शेयर करल होनी, बांटल होनी, आ कहल होनी देखे खातिर। वही में हमारे इंटरव्यू भाई, हमारे इंटरव्यू वही में देखे के मिली तारा लोनी के, तो देखल होनी, ठीक बा। हम देसी याद रखिए लोनी। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा अखिलेंद्र भैया आपसे बात करते। ये थे अखिलेंद्र मिश्र जी, जिन्हें आप पर्दे पर तो देखते हैं, लेकिन वो न केवल एक अभिनेता हैं बल्कि कितने एक सहज और सरल व्यक्तित्व हैं, और उतने ही गंभीर लेखक है, जो उनकी पुस्तक में भी नजर आता है। जो निश्चित ही जो नई पीढ़ी है जो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहती है, उनके लिए ये मुझे लगता है बाइबल की तरह काम करेगी। और उनका जो कविता संग्रह है वो निश्चित ही जीवन को बहुत करीब से जानने का भी एक आपको मौका देता है। तो इसी तरह हम और शख्सियतें आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हम देसी पॉडकास्ट को, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका होस्ट प्रिंस गाबा। नमस्कार।